स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन बढ़ाने से उसकी डिसोसिएशन बढ़ती। और इसकी एग्जांपल में मैंने आप लोगों से कहा था एस्टिक एसिड के बारे में। सपोज एस्टिक एसिड आप लोगों के पास है, आप एस्टिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे। एस्टिक एसिड आपके पास है, आप एस्टिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एस्टिक एसिड को जब आप लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों के पास एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में चेंज होगा। और यूं यूं आप लोग इसकी डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो ये इसकी आयोनाइजेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे मतलब क्या है, यूं यूं आप लोग वाटर ऐड करते जाएंगे इसमें तो इसकी डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी। तो डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, कि इतने ज्यादा आयंस बनेंगे जितना ज्यादा आप लोग वाटर ऐड करेंगे। लेकिन ये किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। और उसके बाद दूसरी बात आप लोग मुझे ये बताएं कि कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है डिसोसिएशन का या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का। उसके बारे में हमने ये कहा था कंसंट्रेशन अगर ज्यादा करेंगे, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर हम लोग कंसंट्रेशन ज्यादा करेंगे तो हमारे पास डिसोसिएशन कम होगी। लेकिन अभी तो मैं बात ये कर रहा हूं कि डाइल्यूशन बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ती है, यानी आयंस ज्यादा बनते हैं। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। और एक इंपॉर्टेंट हमने आर्हेनियस जो थ्योरी हमने की है उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमने की थी। वो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो जो हम लोग फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो जो हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी का जो बढ़ना है वो किस वजह से है? डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाने से जो आप लोगों के पास आयंस हैं वो ज्यादा बनते हैं। डाइल्यूशन बढ़ाने से आयंस ज्यादा बनते हैं। तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने से क्योंकि आयन ज्यादा बनते हैं इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ती है, और डाइल्यूशन कम करने से कंडक्टिविटी कम होती है। अच्छा, एक और बात जो इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी थी, अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में चाहे कम डाइल्यूशन हो चाहे ज्यादा डाइल्यूशन हो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिसोसिएशन हमेशा 100% होती है। सपोज मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ। सोडियम क्लोराइड में आप चाहे कम पानी डाल लें चाहे ज्यादा पानी डाल लें, इसकी 100% एसोसिएशन होती है। इसके सारे के सारे यूनिट जो हैं वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाते हैं, इसके सारे के सारे यूनिट। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज होता है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं। हम लोगों ने ये देखा था कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। कंसंट्रेशन बढ़ाने से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम होती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी कम होती है। अब मैं सपोज एस्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो इसकी कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के या आयोनाइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन हम लोग ज्यादा करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से अगर कंडक्टिविटी बढ़े, कंडक्टिविटी कम हो, तो उसका मतलब ये है कि चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से उसके आयंस कम बनते हैं, आयंस कम बनेंगे तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इसकी कंडक्टिविटी कम क्यों होती है? इस बात का जवाब आर्हेनियस थ्योरी ने हमें नहीं दिया था। दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूं, एस्टिक एसिड की डाइल्यूशन बढ़ाएं यानी वाटर ज्यादा ऐड करते जाएं तो आयंस ज्यादा बनेंगे, क्योंकि एस्टिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन अगर एस्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, जो कि डाइल्यूशन का उल्ट है, एस्टिक एसिड की मिकदार बढ़ाएं, मिकदार बढ़ाने से आयंस कम बनेंगे। तो अगर मिकदार बढ़ाने से या कंसंट्रेशन बढ़ाने से आयंस कम बनेंगे तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, इसमें से कम करंट गुजरेगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इसकी भी कंडक्टिविटी कम होती है, हालांकि ये 100% आयोनाइज हो चुका है,
इसकी कंडक्टिविटी कम होने की क्या वजह थी? ना आर्हेनियस के पास इसका जवाब मौजूद था और ना इसका जवाब मौजूद था ऑस्टवर्ल्ड के पास। तो इस बात का जवाब जो है वो डी बाई हक्कल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में दिया है। The failure of dilution law in case of strong electrolyte has been explained both qualitatively and quantitatively by D by Huckel theory. Qualitatively यानी जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व ना हो, तो क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली यानी कोई फार्मूला जो है वो शो करता है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम क्यों होती है, उसका फार्मूला भी है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम क्यों होती है, उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी डी बाय हक्कल थ्योरी में मौजूद है। डी बाय हक्कल ने ये थ्योरी जो है 1923 में दी थी। इसके कुछ अजम्पशन हैं। डी बाय हक्कल थ्योरी जो है उसके कुछ अजम्पशन हैं जिस पे ये डी बाय हक्कल थ्योरी बेस करती है। ये अजम्पशन जो है ये एक्सपेरिमेंट्स से भी लिए जा सकते हैं। इन अजम्पशन को एक्सपेरिमेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। अब वो अजम्पशन कौन से हैं वो आप लोग जरा देखें। पहला है ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन ऑल डाइल्यूशन। ये तो अभी पहले मैंने बात की है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज होती हैं, 100% आयोनाइज होते हैं, चाहे उसमें वाटर की मिकदार कम हो चाहे वाटर की मिकदार ज्यादा हो। दूसरा assumption, the ratio of conductivity at any dilution and at infinite dilution does not represent degree of ionization as in case of Ostwald dilution law। आपको पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए ये जो चीज है कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शो करती है कि कितने आयंस डिसोसिएट हुए। और ये क्या है कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूं, जरा ये सुने इस बात का क्या मतलब है। सपोज आपके पास 1 मोल एसिटिक एसिड है और 1 लीटर में, ये 1 लीटर पानी में आपने 1 मोल एसिटिक एसिड डाला है और फिर इसमें से आपने करंट गुजारा है, तो जो करंट गुजरा है उसकी वैल्यू ये आई है x। अब आप क्या करें, इसी 1 मोल में 1 लीटर पानी और ऐड कर दें, 2 लीटर पानी हो गया। तो अब जाहिर है आप लोगों ने वाटर ज्यादा ऐड किया है, डाइल्यूशन बड़ी है, तो आयंस भी ज्यादा बनेंगे। आयंस ज्यादा बनेंगे तो जो आप लोगों के पास कंडक्टिविटी है वो भी ज्यादा होगी, करंट ज्यादा गुजरेगा। अब जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास वो x1 है। अब आप क्या करें, आप उसी 1 मोलर के अंदर आप 1 लीटर पानी और ऐड कर दें। अब आपके पास 3 लीटर पानी है। अब इसके पास जो इसकी कंडक्टिविटी है जाहिर है और ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में यूं यूं आप लोग वाटर ऐड करते जाएंगे, डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, आप लोगों के पास आयंस ज्यादा बनेंगे। आयंस ज्यादा बनेंगे तो करंट भी ज्यादा कैरी करेंगे, करंट ज्यादा होगा। आप लोग वाटर बढ़ाते जाएं, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि करंट की मिकदार जो है, आप जितना मर्जी वाटर ऐड कर लें, करंट की मिकदार कांस्टेंट हो जाएगी। सपोज करंट की मिकदार xn है, सपोज आपने 10 लीटर पानी ऐड किया और करंट की मिकदार आपके पास xn है, तो 11 लीटर ऐड करने पे भी करंट की मिकदार, अब करंट की मिकदार में इजाफा नहीं होगा। उसकी वजह यह है अब भी xn आएगी। 1 लीटर पानी और ऐड करें, 12 लीटर पानी हो गया, अब भी करंट की मिकदार xn ही है। यानी डाइल्यूशन बढ़ाने से, यानी वाटर की मिकदार अगर आप लोग बढ़ाते जाएंगे तो पहले करंट में इजाफा होता जाएगा। जब करंट की एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, कंडक्टिविटी की एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद कंडक्टिविटी में इजाफा नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब सारे के सारे आयंस जो हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास ये वैल्यू है, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी एट इंफिनिट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे जब 1 लीटर था, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन। इसको λ1 कहें, इसको λ2 कहें, इसको λ3 कहें। तो आप लोग जब λ1 को λ इंफिनिटी पे डिवाइड करते हैं, तो λ इंफिनिटी तो कांस्टेंट है, क्योंकि अब करंट की मिकदार में अब इजाफा नहीं हो रहा, कंडक्टिविटी में अब इजाफा नहीं हो रहा। तो जब आप लोग इस λ1 को, जो कि कम करंट था, λ इंफिनिटी पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब 1 लीटर पानी डालते हैं तो फिर कितने मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं, ये बन गया λ1 ओवर λ इंफिनिटी।
अब आप लोग देखना चाहते हैं कि 2 लीटर पानी डालने से कितने आयंस बनेंगे, तो आप क्या करें, आप लोग लैम्डा 2 बाई इन्फिनिटी लें, लैम्डा 2 बाई इन्फिनिटी, यानी जो यहाँ पे 2 लीटर पानी डालने से जो करंट है, तो आप लोग किसी भी डाइल्यूशन पे मालूम कर सकते हैं कि कितने आयंस बने हैं। वो कैसे मालूम कर सकते हैं, आप उस डाइल्यूशन पे जो कंडक्टिविटी है उसको डिवाइड कर दें जो इन्फिनिट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी है, तो आप लोगों के पास आ जाएगा कि कितने आयंस बने हैं। ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, क्योंकि वो 100% आयोनाइज होते हैं, इसलिए 1 लीटर पे भी जो करंट होगा 2 लीटर पे वो होगा, 3 लीटर पे वो होगा। अब करंट जो है यहाँ क्या वो सेम होगा, यहाँ भी करंट सेम नहीं होगा, यहाँ भी करंट सेम नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि आप लोग वाट, अब सपोज आपके पास, ये तो एस्टिक एसिड की एग्जांपल है, सपोज आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड है, तो वो 1 लीटर पानी में भी सारा आयोनाइज होगा, 2 लीटर पानी में भी सारा आयोनाइज होगा, 3 लीटर पानी में भी सारा आयोनाइज होगा, लेकिन कंडक्टिविटी की वैल्यू फिर भी आप लोग जो जो आप लोग वाटर की मिकदार बढ़ाते जाएंगे तो कंडक्टिविटी में भी इजाफा होगा, लेकिन ये कंडक्टिविटी में इजाफा इस वजह से नहीं है कि डाइल्यूशन बढ़ाने से डिसोसिएशन बढ़ती, बल्कि इसकी वजह कुछ और है। इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में किया है। जो आप लोगों के पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें डाइल्यूशन बढ़ाने से इनकी भी कंडक्टिविटी जो है उसमें इजाफा होता जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी में इजाफा होता जाता है। आप कहेंगे पहले तो मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होती है, अब मैं कह रहा हूँ डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी डाइल्यूशन बढ़ाने से जो कंडक्टिविटी है उसमें इजाफा होता है। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि एस्टिक एसिड हो या सोडियम क्लोराइड हो, उसकी डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, लेकिन जो आप लोगों के पास एस्टिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाने से आयोनाइजेशन बढ़ती है, आयन ज्यादा बनते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, उसका जवाब इस थ्योरी में दिया जाएगा। तो लैम्डा वी बाई लैम्डा इन्फिनिटी, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल नहीं होता। उसकी वजह क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये सारे का सारा आयोनाइज होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसको सिर्फ कंडक्टिविटी रेशियो कहेंगे। कंडक्टिविटी रेशियो यानी कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन, इसको कंडक्टिविटी रेशियो कहेंगे, इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं कहेंगे। उसके बाद तो पहला पास्टुलेट आप लोगों के पास क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज होते हैं। दूसरा ये है कि लैम्डा वी और लैम्डा इन्फिनिटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसको कंडक्टिविटी रेशियो कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तीसरा, द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्यूशन इज ड्यू टू इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस। अब ये वो जवाब है जिसका ना आर्यनियस जवाब दे सका था, ये वो क्वेश्चन है जिसका ना आर्यनियस ने जवाब दिया है और ना इसका जवाब जो है ऑस्टवर्ल्ड ने दिया है, कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी का बढ़ना किस वजह से होता है, क्योंकि मोबिलिटी ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट जो है वो बढ़ती है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है डाइल्यूशन के साथ, क्योंकि आयोनाइजेशन बढ़ती है। आगे देखें। उसके बाद जो दो आयन सोल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं वो कूलम्स लॉ उन पे लगता है। ये Q1 है चार्ज ऑन वन आयन, Q2 है चार्ज ऑन अदर आयन। कूलम लॉ फॉलो होता है। अगर चार्जेस के दरमियान जो है वो फासला ज्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है या अट्रैक्शन है वो कम होगी, फासला ज्यादा हो। और अगर फासला कम हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है, फासला कम हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जैसे दो मैग्नेट होते हैं उनके दरमियान फासला ज्यादा हो तो उनके दरमियान रिपल्शन कम होती है या अट्रैक्शन, और अगर फासला कम हो तो अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा होती है। इसी तरह अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज्यादा होगी, चार्जेस की मैग्नीट्यूड कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगी। तो ये लॉ जो है इसके ऊपर लगता है।
उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्टुलेट है वो ये है, ईच आयन इज सराउंडेड बाय एन आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, टू दिस आयनिक एटमॉस्फेयर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड या अटैच्ड है। Thus positive ion is surrounded by negative ion and negative ions are surrounded by positive ion। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आगे जो है वो काफी सारा मैथ्स इन्वॉल्व हम करेंगे। सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन मौजूद है, यहाँ पे आप लोगों के पास सपोज एक पॉजिटिव आयन मौजूद है, लेट मी शो दैट पॉजिटिव आयन। यहाँ पे सपोज आप लोगों के पास एक पॉजिटिव आयन मौजूद है सेंटर पे। अब इस पॉजिटिव आयन को, इस पॉजिटिव आयन के गिर्द एक आयनिक एटमॉस्फेयर है। इस पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयंस ने सराउंड कर रखा है। याद रखें यहां सिर्फ इस पॉजिटिव आयन के गिर्द नेगेटिव आयंस नहीं है, बल्कि कुछ पॉजिटिव आयन भी मौजूद है। कहीं कहीं कोई पॉजिटिव आयन भी मौजूद है, कहीं कहीं कोई पॉजिटिव आयन भी मौजूद है। तो ये आपके पास आयन जो है ये सेंट्रल आयन है। अगर सेंट्रल आयन पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव वाले आयन सराउंड करते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉजिटिव आयन भी होते हैं। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज हो तो इसको पॉजिटिव आयन जो है वो सराउंड करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, सपोज इस सेंट्रल आयन के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, सेंट्रल आयन के ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, तो याद रखें इस सेंट्रल आयन को निकाल के बाकी जो आयनिक एटमॉस्फेयर है इस पे चार्ज होगा माइनस क्यू। ये सारे का सारा एरिया जो है ये सारे का सारा न्यूट्रल है। अगर सेंटर पे चार्ज पॉजिटिव क्यू है तो अगर ये सारे चार्ज टोटल करें, ये सारे चार्ज टोटल करें आयनिक एटमॉस्फेयर का, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को ऊपर टोटल करें तो ये आपके पास नेगेटिव क्यू आएगा। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर इतना ही नेगेटिव चार्ज है, और आयनिक एटमॉस्फेयर न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आयनिक एटमॉस्फेयर पे क्या चार्ज है, तो आयनिक एटमॉस्फेयर पे चार्ज है माइनस क्यू। तो अब मैं आपसे पूछता हूं जो आयनिक एटमॉस्फेयर है उस पर ऑन द एवरेज क्या चार्ज है, तो आप कहेंगे माइनस चार्ज है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो उसको पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस सराउंड करते, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस सराउंड करते। अगर मैं आपसे ये कहूँ, और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन सराउंड कर रहे हैं, ये जो सारा आपके पास जो सारा एरिया है इसे बोलते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर। तो क्या यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाले आयन होते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं। आप अगर सपोज सेंटर पे चार्ज जो है वो माइनस क्यू है, तो आयनिक एटमॉस्फेयर का चार्ज क्या होगा? आयनिक एटमॉस्फेयर का चार्ज होगा प्लस क्यू। अब और ये टोटल न्यूट्रल हो। एक बात ये, एक और बात, आयनिक एटमॉस्फेयर के बाहर जो एरिया है यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इतने नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जितने पॉजिटिव आयन होते हैं इतने नेगेटिव आयन होते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। अब मैं कहता हूँ कि ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है इसमें नेट चार्ज क्या है, तो आयनिक एटमॉस्फेयर की जो नेट चार्ज है वो आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज है। यहाँ इस आयनिक एटमॉस्फेयर पे नेट चार्ज नेगेटिव है, इस आयनिक एटमॉस्फेयर पे नेट चार्ज जो है वो आप लोगों के पास पॉजिटिव है। तो आपको आयनिक एटमॉस्फेयर का चार्ज याद रखना है। तो अब दो बातें याद रखें, एक ये कि आयनिक एटमॉस्फेयर पे क्या चार्ज होता है, आयनिक एटमॉस्फेयर टोटल न्यूट्रल होता है। एक बात, दूसरी बात, न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि जितना चार्ज सेंट्रल आयन पे होता है इतना ही चार्ज सेंट्रल आयन पे माइनस क्यू है, तो बाकी जो आयनिक एटमॉस्फेयर है उस पे चार्ज प्लस क्यू है। एक बात। अब अगर मैं कहूं कि आयनिक एटमॉस्फेयर पे ऑन द एवरेज क्या चार्ज होता है, ये आयनिक एटमॉस्फेयर है, इस पे ऑन द एवरेज क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ये तो हो गई यहाँ। अब यहाँ बाहर की बात करते हैं, आयनिक एटमॉस्फेयर से बाहर। यहाँ आयनिक एटमॉस्फेयर के बाहर जो है कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे, कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट लें आप, तो इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे इतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। आप लोगों के पास यहाँ पे ये वॉल्यूम एलिमेंट न्यूट्रल होगा। आयनिक एटमॉस्फेयर के बाहर किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की तादाद बराबर होती है, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर आप उतना ही वॉल्यूम एलिमेंट ले लें जितना ऊपर लिया है, यहाँ भी इतना वॉल्यूम एलिमेंट ले लें, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। यानी यहाँ ये वॉल्यूम एलिमेंट न्यूट्रल नहीं, यहाँ नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस से
ज्यादा है। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी। एक बार फिर मैं आप लोगों को ये बात बताने लगा हूं। सपोज आपके यहाँ सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन पड़ा है। इस पॉजिटिव आयन को नेगेटिव चार्ज वाले आयन ने सराउंड कर रखा है। इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द वो वाला एरिया जहां तक इसको नेगेटिव चार्ज ने सराउंड कर रखा है, लेकिन कहीं कहीं पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के गिर्द इतना एरिया जिसमें इसका चार्ज न्यूट्रल हो जाए, उसे कहते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर। यानी सपोज ये चार्ज प्लस क्यू है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द वो एरिया जहां तक चार्ज माइनस क्यू हो, यहाँ चार्ज प्लस क्यू है, उसके गिर्द वो एरिया जहां तक चार्ज माइनस क्यू हो, उसको बोलते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर। ये आयनिक एटमॉस्फेयर। अब मैं अगर हम पूछूं कि आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर मैं एक वॉल्यूम एलिमेंट लेने लगा हूं, ये वाला वॉल्यूम एलिमेंट, इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर नेट चार्ज क्या है? याद रखें नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है। इस आयनिक एटमॉस्फेयर के बाहर अगर मैं इतना ही वॉल्यूम एलिमेंट ले लूं जितना यहाँ पे लिया है, तो इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे इतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो वॉल्यूम एलिमेंट पे जो चार्ज है वो आप लोगों के पास जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जितने पॉजिटिव चार्जेस इतने नेगेटिव चार्जेस हैं। आयनिक एटमॉस्फेयर के बाहर जो किसी भी जगह पे कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे, कोई वॉल्यूम लेंगे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर होगी, वो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर आयनिक एटमॉस्फेयर है, अगर पॉजिटिव चार्ज का आयनिक एटमॉस्फेयर है, तो वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज का आयनिक एटमॉस्फेयर है, तो उसका वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे आप लोग, तो उस वॉल्यूम एलिमेंट पे जो नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव चार्ज के आयनिक एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज के आयनिक एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम एलिमेंट पे चार्ज नेगेटिव होता है। और आयनिक एटमॉस्फेयर के बाहर किसी भी जगह पे वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो न्यूट्रल होता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे करने वाली है वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज के तो नेगेटिव चार्ज होने चाहिए थे, इसमें पॉजिटिव चार्ज कहां से आ गए? देखिए थर्मल मोशन की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आते रहते हैं, लेकिन ऑन द एवरेज यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है। और यहाँ पे नेगेटिव विद पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए थे, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्यों आ गए? थर्मल मोशन की वजह से नेगेटिव चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी थर्मल मोशन की वजह से, नेगेटिव चार्ज थर्मल मोशन की वजह से आते रहते हैं। तो ये है। तो पहला पोस्टुलेट था कि 100% आयोनाइज होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसी भी डाइल्यूशन पे। दूसरा पोस्टुलेट था कि कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में उसको कहते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में उसको कंडक्टिविटी रेशियो बोलते हैं। तीसरा पॉइंट था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। उसकी वजह होती है डाइल्यूशन बढ़ाने से आयंस की डिसोसिएशन बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, उसकी वजह यह है मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, किसी भी सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन के अंदर किसी भी आयन को उसके अपोजिट चार्ज वाले आयंस ने सराउंड किया होता है और वो आयनिक एटमॉस्फेयर बनाते हैं। अब ये देखिए, the possibility that the attractive forces between ions might have some influence on the electrolytic conductance, especially with strong electrolyte, was considered by Noyes। तो याद रखें कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ता है, या डाइल्यूशन चेंज करने से कंडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ता है, तो उसका कोई ताल्लुक अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ भी है। तो ये बात जो है नोइस ने डिस्कस की 1904 में। सुदरलैंड और बिजरोम और मिलर ने 1909 में सुदरलैंड ने डिस्कशन की, बिजरोम ने 1909 में की, मिलर ने 1912 में की। But the modern qualitative treatment of this concept was investigated by Debye and Huckel in 1923। और एक्सटेंड किसने किया? ऑन सेजर ने और फाल्कन हैजन ने 1926 में। इन सारों ने क्या चीज स्टडी की? इन सारों ने ये स्टडी किया
कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी अगर कम होती है, क्या उसका कोई ताल्लुक इस बात से भी है कि टाइन और एनाइन के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं? तो ये डिस्कशन इन लोगों ने की। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले आप लोगों से कहा है, लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव आयंस situated at A. Suppose there is small volume element dV at the end of radius vector r from A. Due to thermal motion of ions, sometime there occurs an excess of positive ion and sometime excess of negative ion in volume element dV. If time average is taken, volume element dV has found to have a negative charge density. In this way, ions may be assumed to have an ionic atmosphere of opposite ions. The net magnitude and opposite in sign to that of central ion. It is possible to determine the thickness of ionic atmosphere. जो ionic atmosphere बनता है उसकी thickness मालूम की जा सकती है। ये वही जो बात मैंने अभी आपसे कही थी। सपोज ये आप लोगों के पास कोई सेंट्रल आयन है पॉजिटिव, इसके अगर ये नेगेटिव आयंस वाला आयनिक एटमॉस्फेयर है, आप यहाँ पे कोई वॉल्यूम एलिमेंट लें, इस वॉल्यूम एलिमेंट जो है, अगर ये वॉल्यूम एलिमेंट आपने इस आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर लिया है, तो इस वॉल्यूम एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी लम्हे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो, यानी एवरेज। और अगर इसको आयनिक एटमॉस्फेयर से बाहर लें तो ये न्यूट्रल होगा। अब ये कह रहे हैं कि इसको आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर ये वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, अगर ये अंदर लिया है तो इस वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। बाकी सारी डिस्कशन जो भी मैंने की थी। अब सपोज number of positive ions and negative ions in ionic atmosphere of a central ion can be determined by Boltzmann distribution law। अब बड़े इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आप लोगों के पास वॉल्यूम एलिमेंट आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, ये जो आपके पास आयनिक एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर कितने पॉजिटिव आयंस हैं, कितने नेगेटिव आयंस हैं आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर। मैंने कहा ना नेगेटिव आयंस ज्यादा हैं पॉजिटिव से, तो याद रखें कितने नेगेटिव आयंस हैं कितने पॉजिटिव आयंस हैं, इन आयंस की तादाद भी मालूम की जा सकती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। एक तो ये है कि इस आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस फाइंड की जा सकती है कि थिकनेस कितनी है आयनिक एटमॉस्फेयर की, ये कितने नैनोमीटर है, यानी सेंट्रल आयन के गिर्द कितने नैनोमीटर या कितने पिकोमीटर तक ये आयंस मौजूद होते हैं, ये भी मालूम किया जा सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस सेंट्रल आयन के गिर्द जो आयनिक एटमॉस्फेयर है इसके अंदर कितने नेगेटिव आयंस हैं कितने पॉजिटिव आयंस हैं, वो भी मालूम किए जा सकते हैं। उसका फार्मूला बोल्ट्जमैन ने ये दिया है। उन आयंस ये है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस मालूम करने का तरीका ये है, ये क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, ये है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन व्हेन पोटेंशियल इज जीरो। अब ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों से करता हूँ। ये जो आपके पास पॉजिटिव आयन है, जो सेंट्रल आयन है, इसी के हिसाब से हम बात करें, इसके हिसाब से इसके गिर्द एक आयनिक एटमॉस्फेयर है। जहां तक इसका असर जाता है, इस आयनिक एटमॉस्फेयर के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, इस आयनिक एटमॉस्फेयर के बाद मैं अगर आपसे पूछूं ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप कहेंगे नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, नहीं। आयनिक एटमॉस्फेयर के बाहर ये जो सेंट्रल आयन है, ये आयंस को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहा। इनको कहते हैं कि इस जगह पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है। पोटेंशियल को साई से जाहिर, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, यहाँ भी जो पोटेंशियल है जीरो है। अब चूंकि आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर ये दूसरे आयंस को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, तो यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे जो आयनिक एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हमारे पास पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो जीरो पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस कितने होते हैं, उनको कहते हैं एन पॉजिटिव जीरो, ये एन नेगेटिव जीरो। ये दिस जीरो मींस जीरो पोटेंशियल जो कि आयनिक एटमॉस्फेयर के बाहर होती है। नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस एट जीरो पोटेंशियल, ये नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एट जीरो पोटेंशियल। ये क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट जो कि हमने यहां सिलेक्ट किया है। ये क्या है नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस इन द वॉल्यूम एलिमेंट। ये तो अब ये नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन जो आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, किन बातों पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं कि वैलेंसी क्या है
चार्ज क्या है आयन के ऊपर और उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है। ये वो फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव आयन किसी भी सेंट्रल आयन के गिर्द आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव आयंस कितने हैं और नेगेटिव आयंस कितने हैं, वो डिपेंड करता है इन फैक्टर पे कि आयन की वैलेंसी क्या है, +1 है, +2 है। जैसे आपको पता है सोडियम आयन की वैलेंसी +1 है और आपके पास कैल्शियम आयन की वैलेंसी जो है वो +2 है। आयन की वैलेंसी क्या है, नंबर 1। नंबर 2 चार्ज क्या है, यानी यहाँ पे चार्ज क्या है 1, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज क्या +1, यहाँ पे चार्ज क्या +2, और पोटेंशियल क्या है उस पॉइंट पे, यानी उस पॉइंट के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पड़ा हो तो सेंट्रल आयन उसको कितना रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, और टेम्परेचर कितना है। तो किसी भी आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज की जो पॉजिटिव आयंस की जो तादाद है वो डिपेंड करती है कि जीरो पोटेंशियल पे पॉजिटिव आयंस कितने हैं, उन आयंस की वैलेंसी क्या है, उनका चार्ज क्या है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है और टेम्परेचर कितना है। ये माइनस सबस्क्रिप्ट में है, ये माइनस ये नहीं। तो ये पॉजिटिव आयंस की तादाद है आयनिक एटमॉस्फेयर के अंदर, या नेगेटिव आयंस की तादाद है, उसका फार्मूला है।